नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। भारत में 28 मई को अखंड भारत की अपनी संसद का उद्घाटन हुआ। इसका कई विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन इसका विरोध सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। विरोध करने वालों की लिस्ट में पड़ोसी मुल्क नेपाल भी शामिल था। लेकिन नेपाल की नाराज़गी संसद भवन से नहीं, भवन के अंदर लगे अखंड भारत के नक्शे से थी। वो नक्शा जिसमें नेपाल को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब विरोध की आग में जल रहे नेपाल ने अखंड भारत के नक्शे का जवाब दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने अपने चैम्बर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस ग्रेटर नेपाल के नक्शे में हिमाचल से लेकर बिहार तक के काफ़ी इलाके दिखाए गए हैं। बालेन्द्र शाह के इस कदम की जहां भारत में आलोचना हो रही है, वहीं इसको लेकर अब नेपाल में ही बहस छिड़ गई है। नेपाल के कानून के विशेषज्ञ इसे बचकानी हरकत करार दे रहे हैं। नेपाल सरकार ने ग्रेटर नेपाल के नक्शे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि कई राजनेताओं का कहना है कि जैसे भारत ने अपना कल्चरल मैप दिखाया है, उसी तरह नेपाल के कल्चरल मैप से भी भारत को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर अखंड भारत के नक्शे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि यह एक सांस्कृतिक नक्शा है, जिसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लंबे समय से नेपाल के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भारत पर उसके हिस्से कब्जाने का आरोप लगाते रहते हैं और उसे वापस लेने की मांग करते हैं। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो नेपाल और भारत के बीच नक्शे की लड़ाई को लेकर हर बार नई बहस होती है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह बीजेपी से, विजय डोगरा कांग्रेस से, डॉक्टर एस के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत। इंद्रजीत सिंह जी, भारत ने एक सांस्कृतिक नक्शा लगाया है संसद में, नवनिर्मित संसद में, और उस नक्शे के प्रतिरूप में जो काठमांडू के मेयर हैं उनने भी नक्शा लगा दिया है ग्रेटर नेपाल का। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये कहीं ना कहीं उसमें नेपाल के मेयर ने लगाया है, तो उनकी मंशा के ऊपर हम क्या कहें, कहीं ना कहीं उनकी बचकानी हरकत है। भारत तो एक वाकई में अखंड भारत रहा है। जो अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, ये सारे जो है ना भारत में आते थे। आज भी भारत का हिस्सा चाइना में है और पाकिस्तान में तो है ही। आप जो सबको मालूम है कि अभी तक अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम चंद्रशेखर जी यहाँ पर ये आ जाती है कि हमारा देश आजाद हुआ था और उस टाइम के नेपाल में जो भी शासक थे, उन्होंने नेहरू जी से कहा था, अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, और नेहरू जी ने इस बात को मना कर दिया था। बोले नहीं, हमें विलय नहीं करना है, आप अपने स्वतंत्र होइए। तो अगर उस टाइम ये चीजें हो जाती तो शायद आज ये जो बचकानी हरकतें जो भी कर रहे हैं, जो भी बयान दे रहे हैं, तो ये आज ये नौबत नहीं आती। और ये जब देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी ने ऐसी बहुत सी गलतियां करी थी। जैसे हमारी एक बड़ी जमीन चाइना को दान कर दी कि आप कब्जा कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उपजाऊ नहीं है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। जब कांग्रेस के ही एक सांसद ने सदन में इस बात को उठाया था कि हमारी चाइना इतनी जमीन कब्जा कर चुका है और इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए, तो नेहरू जी के शब्द थे कि वो बंजर भूमि है। तो उनके शब्द थे, जो इन्हीं के सांसद थे, कि हमारे सर में भी बाल नहीं उगते हैं, तो क्या हम अपना सर भी कटा दे। तो उस टाइम नेहरू जी की इस तरह की बहुत सी गलतियां हैं। जैसे हमें स्थायी सदस्यता मिल रही थी यूएनए में, उसको ना लेके चाइना को दे दी। आज देश को अगर कहीं खमियाजा भुगतना पड़ रहा है तो नेहरू जी की गलतियों की, कांग्रेस की गलतियों का। जो कांग्रेस ने बार बार गलतियां की, आज भी वही कर रहे हैं। आज भी जब भारत कहीं बात करता है देश के हितों की, तो ये कहीं पाकिस्तान के खड़े हो जा रहे हैं, कहीं चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं। देश की आर्मी की बदनामी करेंगे, चाइना की आर्मी की तारीफ करेंगे। देश की आर्मी अपना पराक्रम दिखा के अगर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो उसके सबूत मांगेंगे। समस्या आज चंद्रशेखर जी यही है कि हमारे देश में
एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो सबसे पुरानी पार्टी, आज ये लगभग 120 साल हो गए इस पार्टी को, मगर आज तक ये देश के हित में नहीं बात कर पाए। 138 साल हो ऐसा गए। क्या कारण है? 138 साल हो गए जी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्हें कम से कम देश के साथ खड़े होना चाहिए। मैं ये नेहरू कह रहा जी था जो आपसे गलतियां करी हैं, दिलजीत उन्हें- सिंह जी, आपने नेपाल के मसले को पूरी तरह जाना है कि आपने नेहरू जी के ऊपर आरोप लगा दिया? दरअसल आपको कोई अगर नेहरू जी से वो नेपाल के शासक कह रहे थे भारत में विलय करने की, तो अंग्रेज़ों से क्यों लड़ते रहे? और फिर सुगौली की संधि क्यों हुई? अगर वो तो उसी समय मिल जाते, वो तो अंग्रेज़ों से उन्होंने घुटने नहीं टेके। जब पूरे भारत पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर चुकी थी, तब भी 1814, 15, 16 लड़ते रहे वो। और फिर अंत में जब उन्होंने जो संधि हुई वहाँ पर, जो सुगौली की संधि थी 1816 में 4 मार्च को, तो सुगौली की संधि में तराई वाला क्षेत्र था जिसको उन्होंने अपने कब्जे में दे दिया था कि भाई ठीक है, ब्रिटिश इंडिया इसे ले ले तराई वाले क्षेत्र को। और वो भी 1857 में कहीं उनके बीच में एक समझौता हुआ, उन्होंने उनकी मदद की, तो वो तराई वाला क्षेत्र भी लौटा दिया था। और ये दरअसल नेहरू जी की गलती या इसकी गलती नहीं है, मधेश आंदोलन का परिणाम है कहीं उनको लगता है। और ये नेपाल की प्रधानमंत्री जो आए थे वो भी शायद इसी की कड़ी में भारत आए थे। शायद गलत आरोप आपने लगा दिया है कि वो नेपाल मिलना चाहता था। मैं विजय डोगरा जी एक बार आपके पास आऊँगा, उससे पहले जान लेता हूँ जो राजनीतिक विश्लेषक है एस के शर्मा जी। मैं कोट कर रहा हूँ, गलत आरोप नहीं है। आप देखिए, ये गूगल पे भी पड़ा है, गूगल पे भी है। आप गूगल को सर्च मारेंगे वहां भी दिखाई दे जाएगा कि भारत के साथ वो विलय करना चाहते थे, मगर नेहरू जी की इच्छा नहीं। एस के शर्मा जी, थोड़ा आप इस पर रोशनी डाल दीजिए। देखिए, ये जो कैप्टन साहब ने कहा है, ये बात बहुत हद तक अपने नजरिए से उन्होंने कहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा इसके पीछे। और इतिहास तो है ही, फैक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो एक दूसरा पहलू उठाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारी विदेश नीति उतनी तेज नहीं रही, उतनी शार्प नहीं रही जो ये आज नेपाल जैसा पिद्दी सा देश जो ना 3 में ना 13 में, वो भारत के हिस्सों को अपने देश के बृहत्तर नेपाल के नक्शे में दिखाने की हिमाकत जुटा पा रहा है। तो आप देखेंगे क्या होता है कि उस पिद्दी से देश में इतनी ताकत कहां से आई? वो ताकत आई है, चाइना की बैकग्राउंड है, चाइना का हाथ उसकी पीठ पर है। और जब से आप देखेंगे कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जिसने देश के अंदरूनी और देश के बाहरी सभी मसलों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है, और जो सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाई है वो चाइना की विस्तारवादी नीति को चोट पहुंचाई है। डोकलाम से ये शुरुआत हुई है, एक फर्म स्टैंड हुआ है, और आपने देखा है कि डोकलाम भारत के लिए बहुत बड़ी विजय थी। बिना एक भी गोली चले वहां पर भारत ने चीन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। तो अब चीन को कोरोना के बाद भारत ने दवाओं के क्षेत्र में और डिफेंस प्रोडक्शन और बहुत सारा जो मटेरियल इंपोर्ट होता था, जो चाइना से हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा वहां जाता था, हमारी फॉरेन अर्निंग का, उसको भी भारत ने रोक दिया है। और लेटेस्ट आप 1 साल में देखें जो डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्वाड के मसले पर, इन जो चारों का समूह है, इन्होंने यहाँ भी महासागर में जो चाइना की प्रेजेंस थी, सॉर्ट ऑफ अनऑथराइज्ड प्रेजेंस थी, उसको भी रोका है। तो चाइना को बहुत बड़ा खतरा भारत से हो गया है, और उसका नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, उसकी प्रभावशाली जो इमेज थी उसका नुकसान हो रहा है। तो दुर्भाग्य से चीन ने ये नेपाल के ऊपर हाथ रख दिया है। और जिस तरह भारत में बहुत सारे भारत के विरोधी ताकतें हैं जो अपने छोटे से फायदे के लिए बड़े देश के बड़े हितों का नुकसान करती हैं, उन्हीं ताकतों के दम पर ये जो नक्शे की घटना आई है, और वो लिपुलेख वाला दर्रे वाली कहानी थी, और कुछ और सीमा विवाद हैं, ये बहुत पुराने नहीं हैं। ये अभी शुरुआत हुई है जब से चीन ने देखा कि इस बीजेपी सरकार को या मोदी जी की जो प्रभावशाली सरकार है उसको कैसे घेरा जाए, तो वो सारे हथकंडे अपना रहा है। तो इसका जो शुरुआत है या जो इसका जो रूट कॉज है वो चाइना है। नहीं तो आप सोचिए ना, क्या नेपाल की कोई जरूरत है भारत को आंखें दिखा पाए? भारत ने आजादी के बाद से, जब से नेपाल अस्तित्व में आया है, तब से हर समय हर
साल हर मुद्दे पर नेपाल को आर्थिक, सामाजिक और हर तरह की सहायता दी है बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किए। तो अब चूंकि वहां पर भी भारत की तरह सरकारें हैं, जो विरोधी दल हैं, जो देश का हित सामने नहीं रखते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए देश के विरोधी काम करते हैं, तो ये चीजें हैं और ये अभी थोड़ा लंबा चलेगा मुझे लगता है। लेकिन भारत में जो नेतृत्व है इस समय, भारत के विदेश मंत्री हैं और भारत में जो माननीय मुख्य मोदी जी हैं, ये पूरा नेतृत्व सक्षम है, इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। जी विजय डोगरा जी, क्या लगता है कि बीजेपी आरोप लगा रही है जवाहरलाल नेहरू पर, क्या लगता है कि नेपाल और भारत के बीच में जो कड़ी है वो कमजोर कैसे हो रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। थोड़ा सा त्रिशूल जी, ये बीच में हमिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे, ठीक है, बात पूरी शायद नजर नहीं आएगी। मैं, क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है और ये दो देशों के बीच का एक ऐसा मसला है, चाहे इसको हम लोग राजनीतिक दृष्टि से देखें, चाहे हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है। और जिस तरह से छोटे छोटे देश, नेपाल जैसा देश, अगर वो हिंदुस्तान के नक्शे को, जो नक्शा अभी नई संसद की आर्ट गैलरी में लगाया गया है, और उसको अखंड भारत का नाम देके जिस तरह की राजनीति की पहल हुई, अब क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, हर पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मुद्दा 4 मार्च 1816 में संधि हो, 1814-15-16 में ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद, संधि के बाद जो भी फैसला हुआ, अब उस फैसले के बाद ये कहना कि इसके लिए नेहरू जिम्मेवार हैं, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता बन गई है कि वो या तो नेहरू को कोसेंगे या राहुल गांधी को कोसेंगे। मुझे एक बात ये कहनी है, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूं, और मेरी इस बात से शायद एसके शर्मा जी इससे सहमत होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन परिस्थितियों में इस देश की बागडोर संभाली, उस समय तो रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ जद्दोजहद हो रही जी। उन्होंने कब किसको कह दिया कि हम आपका विलय नहीं चाहते? हर देश अपने लिए जब तैयारी कर रहा था कि मैं एक आजाद देश के रूप में, ये अलग बात है कि हमारे इस देश की जो पृष्ठभूमि है, चाहे हम आयुर्वेद इतिहास से हम देखें, भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा और उस इतिहास को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई की बात नहीं है। अगर हमारी राजनीतिक किसी आकांक्षा के ऊपर अगर कोई छोटा सा देश भी अगर कोई कुठाराघात करना चाहता है, उसके ऊपर कोई आक्षेप करना चाहता है, तो कांग्रेस भी देश के साथ खड़ी है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी कि हम लोग आज नई संसद के उद्घाटन के समय हम लोग वहां आर्ट गैलरी में इस तरह की चीजें हम पन पा रहे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि चीन क्योंकि नेपाल के साथ मिलकर जो हमला कर रहा है, क्या ये वही चीन के राष्ट्रपति नहीं है जो 2014 में जब देश में एनडीए की सरकार बनी तो वो साबरमती आश्रम में और वहां नाव में घुमाए जा रहे थे? इस तरह की जो आज राजनीतिक सूझबूझ है, सांस्कृतिक नक्शा और राजनीतिक नक्शा, जब देश हिंदुस्तान आजाद है, हमें हमारी जो अपनी सीमाएं हैं, हम अपनी सीमाओं के अंदर रह के उसके ऊपर अगर कोई आंख दिखाता, उसकी आंख फोड़ने का मादा भारत रखता है। और भारत को नेपाल जैसा देश कभी आंख नहीं दिखा पाया। लेकिन मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा है, कभी वो बिहार के समस्तीपुर में आके वो हस्तक्षेप करते हैं। अब तो उन्होंने हिमाचल का जो पश्चिमी कांगड़ा इलाका है उसको भी वो अपना दर्शाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा और हिंदुस्तान का अखंड भारत का जो नक्शा है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से ये बातें अच्छी नहीं है हम लोगों को। क्योंकि क्या हिमाकत है उसकी, एसके शर्मा जी ठीक कह रहे थे, छोटा सा देश है। हम लोगों ने तो जब वहां कोई आपदा आती है, भारत उनके साथ खड़ा होता है। ये ठीक है कि आज विदेश नीति में जिस तरह से आज केंद्र की सरकार विदेश नीति पे काम कर रही है, लेकिन ये कहना कि पूर्व के वर्षों में विदेश नीति पे काम नहीं हुआ, यही हिंदुस्तान था जिस हिंदुस्तान की जो एक वकालत है वो हमारे विपक्ष के नेता वहां जाके विदेशों में जाके करते थे। ये हिंदुस्तान की ही राजनीतिक एक सूझबूझ वाली सोच थी
कि इसमें नेहरू जी को बार बार कोसना नहीं। देखिए, एक बात मैं कहूंगा आपसे विजय जी, एक बात कहूंगा आपसे। नेपाली संविधान का जो स्वागत होना चाहिए था वो भारत ने नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया उसका बड़ा कारण ये था 2015 में पहली बार 2014 के बाद की सरकार ने कहीं ना कहीं जो मधेशियों का जो आंदोलन था, मधेशियों की जो मांग थी और मधेशियों का जो एक अधिकार था नेपाल में, उसको कहीं ना कहीं समझा और समझ के उस तरह का वेलकम नहीं किया कि लगे कि नेपाल को कि हाँ भारत आंखें मूंद कर मधेशियों को बिल्कुल दोयम दर्जे पर देख रहा है। और शायद जो पुष्पदयाल कमल प्रचंड हैं वो शायद यही चाहते हैं, क्योंकि अभी उनका भारत आने का भी, हालांकि भारत नेपाल का हर जो पहले प्रधानमंत्री होता है वो पहले भारत ही आता है, लेकिन उनको पता है कि मधेश आंदोलन जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के लोग, जो तराई वाले जो लोग थे जो 1857 के बाद नेपाल में चले गए थे, वो कहीं उनको एक नेपाल का मुख्य धारा में अधिकार मिलना चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, और इसमें शायद भारत के समर्थन की आवश्यकता है। और ये बात मोदी सरकार ने कही, ये बात शायद लंबे समय से नहीं कही गई थी। इंद्रजीत सिंह जी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा है। मधेशियों वाला एक बहुत पुराना मुद्दा है और इसके ऊपर अगर पहले ही सरकारें कुछ काम कर लेती तो अभी तक ये मुद्दा रहता ही नहीं। मगर हमारी जब से मोदी सरकार आई है, हर मुद्दे पे जो है ना कहीं नजर डाल रही है और उनको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी जा रही है। तो कांग्रेस, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के शासन काल में मुद्दे उलझाए गए, सुलझाए नहीं गए। जैसे मैंने चाइना का बताया कि हमारी हजारों किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर ली, नेहरू जी कान बंद करके बैठ जाते थे। अगर वो 100 किलोमीटर जमीन अंदर घुसे आए, क्योंकि मैंने चाइना बॉर्डर पे नौकरी करी है, हम सियाचिन साइड में भी रहे और हम अरुणाचल बॉर्डर पे भी रहे। हमने दोनों ही बॉर्डर बड़े नजदीक से देखे। आपने सामने की देखा है कि चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है, तो हम बहुत नजदीक से देखे, इसलिए बता रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीनें अरुणाचल साइड में हजारों किलोमीटर कब्जा कर ली और नेहरू जी उस टाइम कान बंद करके बैठे रहते थे, कभी इसके लिए विरोध नहीं करते थे। आज जब विरोध करा जा रहा है, आज की सरकार विरोध कर रही है, तो इसलिए उसको बुरा लग रहा है चाइना को। फिर वो नए नए रास्ते सोचता है। नहीं, इंद्रजीत सिंह जी क्या है, इंद्रजीत सिंह जी क्या है, दुखती रग दबा दी है नेपाल की। पहले भारत कुछ बोल नहीं रहा था, पहले ये सब रोटी बेटी की बात चलती रहती थी, लेकिन 2014 के बाद से क्या हुआ कि मधेश आंदोलन 20 जिलों में तकरीबन चल रहा है, 75 जिलों में से। तो भारत की तरफ से ये हुआ कि मधेश आंदोलन का समर्थन भी नहीं किया गया, लेकिन उनके बारे में कुछ बोला भी नहीं गया। तो वहाँ दुखती रग जैसे ही उनकी दबी नेपाल की, तो वो बोलने लगे। सांसों में तो भारत धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में चीन दौड़ रहा था नेपाल के। तो वो बोलने लगे कि हम लिपुलेख और काला पानी पर ड्रोन की मैपिंग करवाएंगे, तमाम तरह की बातें हुई। या तो इंदिरा गांधी के समय में ये हुआ था कि धारा जो सीमाएं ब्लॉक कर दी गई थी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ये हुआ कि सीमाएं ब्लॉक कर दी गई। लेकिन नेपाल ये समझ चुका है अब कि अब भारत से कूटनीतिक स्तर पर जीतना संभव नहीं है, इसलिए शायद वो गाए बगाए। हालांकि आप देखिए कि पुष्पदयाल कमल प्रचंड ने विरोध किया है इस बात का। उन्होंने कहा है भारत का सांस्कृतिक नक्शा है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस कूटनीतिक जो विजय है इसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि सांस्कृतिक नक्शे में आप देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन, और खुद गृह मंत्री कहते हैं कि अक्साई चीन हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। तो तमाम ये बातें हैं जिस पर, और ये लंबी नीति है, इस पर, इस तरह की नीति पर सरकारों को नहीं, जो भी सरकारें कांग्रेस की रहें, बीजेपी की रहें, सब सरकारों को अखंड भारत की बात पर एकीकृत होना होगा। ये बड़ी बात है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने जिस तरह से कहा है, आपकी एंकरिंग में कतई कोई संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि आप बड़े तरीके से एंकरिंग करते हैं और मुद्देबाजी करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लेके करते हैं। तो बिल्कुल आपने जो कहा है उसमें हमें कतई कोई संदेह नहीं, ना उसमें कोई बात कहनी। ये सत्यता है कि कांग्रेस के पहले इच्छा शक्ति
कांग्रेस ने सिर्फ शासन किया है, मगर सीमाएं हमारी जिस तरह से मजबूत होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बलूचिस्तान भी उस टाइम नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ रहे। अगर नेहरू जी उस टाइम कोशिश करते तो बलूचिस्तान भारत के अंदर होता। तो अब ऐसा क्या कारण था कि नेहरू जी जो है ना तो भारत की सीमा ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे? कुछ तो कारण होंगे। हमारी सीमा सकुड़ती चली गई, बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आज के शासन है, आज की जो सरकार है, माननीय मोदी जी है, वो चाह रहे हैं कि हमारा भारत का विस्तार हो, हम किसी का कब्जा नहीं करेंगे, मगर अगर हमारी किसने जमीन दबा रखी है तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आज की जो नीति है वो ये है, मगर कांग्रेस की नीति ये थी अगर किसी ने दबा ली कान बंद करके बैठ जाओ। यही चाइना के साथ मैं किसी कांग्रेस और बीजेपी का विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं विजय डोगरा जी। देखिए 70 साल का लंबा समय होता है शासन चलाने का। प्रारंभिक देश आज़ाद हुआ, निश्चित रूप से लंबी सरकारें रहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन आपको भी ये सदाशयता अब रखनी चाहिए कि चाहे मधेश आंदोलन का मामला हो, चाहे अगर काठमांडू में बैठ के चीन की राजनयिक भारत के बारे में तय कर रही है तो फिर भारत दिल्ली में भी ये तय होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, और इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। ये सदाशयता आपके अंदर भी होनी चाहिए। ये मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि ये होना चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, हम यही तो कर रहे हैं। हाँ। तभी तो आज दिक्कत है चाइना को, पाकिस्तान को। पहले कहाँ दिक्कत थी? तो किसी को दिक्कत नहीं थी। आज इनको दिक्कत यही है कि आज हम उनको उनकी जो औकात दिखा रहे हैं, आज उनकी हदें हमने तय कर दी है, इसलिए वो आज दिक्कत है। पहले उनकी हदें तो थी नहीं, वो मर्जी आए जहाँ घुस जाते थे। आप पहले देखा था कि चाइना दिल्ली कहीं हिमाचल में घुसता था, कहीं अरुणाचल में घुसता था। अब की बार हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उनको वहीं पर खड़े कर दिया कि इससे यहाँ से आगे हिल नहीं सकते हो। तो आज वो चाइना को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है विजय डोगरा जी, विजय डोगरा जी, देखिए आपको अखंड भारत की नीति को समझना होगा, मधेश आंदोलन को समझना होगा, और समझना इस बात को भी होगा कि बीजेपी सत्तारूढ़ है, उसको भी ये समझाना चाहिए कांग्रेस को कि भारत की नीतियों का मामला है। भारत की ऐसी रक्षा नीति, कूटनीतिक नीति का मामला है कि अगर नेपाल को नहीं ये समझाया गया कि अगर आप ज़्यादा चीन दिमाग में आपके दौड़ने लगा तो नेपाल के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक मधेशियों का नेपाल हो जाएगा और एक नेपाल खुद का रह जाएगा। तो ये बात नेपाल के लोगों, नेपाल को भी समझानी होगी, क्योंकि जिस तरह काठमांडू पर चीन हावी है, कहीं ना कहीं आपको समझानी होगी। लेकिन अब आप दोनों में कोई संवाद नहीं हो पा रहा है, ये दुखद विषय है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, लेकिन विदेश नीतियों पर हमें कहीं ना कहीं एकीकृत रहने की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने बड़ी अच्छी बात ये कही है। और कांग्रेस जब भी कभी कोई विदेश का ऐसा मुद्दा, कोई विदेशी व्यक्ति हमारी धरती की तरफ देखेगा, कांग्रेस उस पर राजनीति नहीं करेगी। कांग्रेस अपने देश के साथ खड़ी है और कांग्रेस ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ये चाहती है कि हमारी जो सामरिक दृष्टि से जो भारत का महत्व है, इस व्यक्ति की क्या मजाल है कि हमारी तरफ आंख उठा के भी देख सके। हम लोग ये चाहते हैं कि पूर्व के वर्षों में क्या हुआ, जो भी व्यक्ति सत्ता में रहता है, किसी न किसी व्यक्ति से भूल होती है, कोई गलती होती है, और उन गलतियों से सीखने के बाद जब हम सुधार की तरफ चलते हैं जी। मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि विदेश नीति आज की तारीख में जिस तरह से आज पाकिस्तान अलग थलग है, आज हमें अब नेपाल को भी अलग थलग करना है। अगर नेपाल जैसा छोटा देश जिस तरह की हिमाकत आज कर रहा है, हमारा क्योंकि हमारी जो सीमाएं वो हमारी सीमाएं। मैं कैप्टन साहब से ये गुजारिश भी करना चाहता हूं कि कांग्रेस का कभी ये मत नहीं रहा कि हम कभी भारत की खिलाफत जो लोग करें हम उनका साथ देंगे। कांग्रेस कभी उन लोगों के साथ नहीं जाएगी जो भारत की तरफ टेढ़ी आंख करके देखते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका ये मत रहा है कि अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए, अपनी सरहदों की सुरक्षा करने के लिए और अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए कांग्रेस ने जो पिछले वर्षों में काम किया है, अगर कहीं कोई भूलवश कोई अगर कोई बात भी हुई है, अब उन बातों को हम लोग 75 वर्ष बाद एक तरफ हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आजादी का। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आज हमें उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अमृत महोत्सव हम तब मना सके कि जब भारत विकसित हुआ है और उसमें हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। किसी का कम रहा होगा, किसी का बहुत ज्यादा रहा होगा, लेकिन हम लोग अब उसको तोल मोल में कहीं ना कहीं जाके अगर
आमने सामने रखेंगे तो जो विदेशी धरती के लोग हैं वो ये अवश्य चाहेंगे कि अगर भारत में एक पक्ष और विपक्ष की पार्टी अगर आमने सामने अगर इन मुद्दों पे आएगी तो बाहर के लोग तो नजारा देखेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है और कांग्रेस ऐसा ना ही करेगी और ना कांग्रेस की ऐसा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है कांग्रेस का ना ही हम उस पर कुछ करना नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सरकारों को विनम्र रहना चाहिए ताकि जो मुख्य विपक्ष है उसको समझाया जा सके। इंद्रजीत जी जल्दी से बात समाप्त कीजिएगा, मैं एस के शर्मा जी के पास जाऊंगा। जी चंद्रशेखर जी, विजय डोगरा जी कह रहे हैं हमें उनकी बातों से कोई वो नहीं है। विजय डोगरा जी अपनी जगह थोड़ा दिल मिलाने की बातें कर लिया कीजिए इंद्रजीत जी, मैं आपको रोकता टोकता कभी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा कोई ऐसी बात आप भी कर लेना जिससे दिल मिलने की बात हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ विजय डोगरा जी अपने जगह बहुत अच्छे हैं और मैं उन पर कभी कोई उनके बोले हुए पे कभी गलत नहीं टिप्पणी करता हूँ। विजय जी बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, मगर समस्या ये है, मैं विजय जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मगर कांग्रेस की लाइन ठीक नहीं है। आप देखिए अभी वर्तमान में देखो कि राहुल गांधी जाके मौका दीजिए हमारे देश को, हमारे संविधान को विदेशी धरती पर मौका दीजिए, समझाइए, मौका दीजिए। जो देखिए जो सत्तारूढ़ होता है बड़ा भाई होता है, समझाता है, अपने पूरे परिवार को समझाता है एकीकृत रहने के लिए। मैं आऊंगा आपके पास। एस के शर्मा जी देखिए 48 से ज़्यादा फीसदी हिस्सा मधेशियों का है नेपाल में। नेपाल ये बात अच्छी तरह समझता है। काठमांडू में जिस तरह लगातार कहीं मुझे लगता है मेरा चंद्रशेखर जी से संपर्क टूट गया है, आवाज नहीं आ पा रही है उनकी। मेरी आवाज मिल रही है एस के शर्मा जी? चलिए मैं आऊंगा आपके पास। इंद्रजीत जी आप अपनी बात कहिए। और देखिए विजय डोगरा जी, इंद्रजीत जी जैसे व्यक्ति अगर आपके प्रति उदार हो रहे हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि कोई अच्छी पहल है ये, और ये होनी चाहिए। आवाज मिल रही है एस के शर्मा जी आपको मेरी? हम लोग उसी लाइन पे चलेंगे सर। इंद्रजीत जी कहिए। शेखर जी मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस में जो नेता है वो गलत है। नेता बहुत अच्छे आज भी नेता बहुत अच्छे, काफी अच्छे नेता, इनको पार्टी छोड़ के चले गए सिर्फ इसी की इनकी विचारधारा ठीक नहीं चल पा रही। इनका जो हाई कमान है वो पार्टी को ठीक नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पार्टी को ठीक से चला नहीं पा रहे। जिस तरह से राहुल गांधी ने जाके हमारे देश के खिलाफ विदेशी धरती पे जो बयानबाजी की है, आप अपने देश में कह लेती ना, हमारी सरकार को आप बिल्कुल गाली दीजिए, प्रधानमंत्री को भी दे। अपनी देश की धरती बहुत बड़ी पड़ी है ना, आप यहाँ पर दें। आप जब विदेशी धरती पे जब जाके कहते हैं तो वो बहुत गलत संदेश जाता है, जिस तरह राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के नेता अच्छे हैं, मगर कांग्रेस का हाईकमान बिल्कुल देश हित में काम नहीं करता जी। लेकिन विदेश नीति और कूटनीतिक महत्व की चर्चाओं में विपक्ष को शामिल करना चाहिए कहीं ना कहीं। हमने चंद्रशेखर जी हमारी सरकार का हरदम से आप ये देखिए कि जब भी सदन चलती है तो सदन की जो पहले मीटिंग बुलाई जाती है कि हमें कौन कौन से मुद्दे रखना है, हम वो उसमें बैठ के चर्चा होती। उसके बाद भी राहुल गांधी आप देखिए कोई एक सदन ऐसा बता दो जिसमें राहुल गांधी ने शोर शराबा मचाया हो। पिछले बार जब चला तो पेगासस को, जबकि पेगासस कोर्ट में जाके क्या हुआ, टाई फिक्स हो गई पेगासस की, पेगासस है ही नहीं। पेगासस को लेकर पूरा सदन अवरुद्ध किया था, चलने नहीं दिया था। इसी तरह से अभी ये जो सदन गया है शीतकालीन, उसमें भी इन्होंने यही किया था। तो राहुल गांधी सिर्फ ये चाहते हैं कि शोर शराबा मचाओ हम बस, और इसके अलावा कि हमें किसी तरह से मोदी का विरोध करना है, इस सरकार का विरोध करना है। तो इससे नहीं होगा। आप हमारे साथ बैठ के चर्चा करिए, हमारी कहीं अगर नीति गलत है आप बिल्कुल सलाह दें, हम आपकी सलाह मानने को तैयार हैं, मगर आप सिर्फ शोर शराबा अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। एस के शर्मा जी क्या लग रहा है कि देखिए 48% जो मधेशी हैं वो नेपाल का हिस्सा हैं, और अगर कहीं कोई बात हुई हो तो उनको पता है कि मधेश जो आंदोलन है उसमें भारत कहीं अपनी हिस्सेदारी करे या नहीं करे, लेकिन भारत के लोग हैं, भारत से मिले जुले लोग हैं। और ऐसे में नेपाल की सीमाएं
बांटना या सीमाओं को तय करना नेपाल और भारत की, ये भी बहुत लगता नहीं है ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं समझाने का तरीका थोड़ा बदला है इस समय में। तो ये बात सत्तारूढ़ भाजपा को जो नेपाल को समझाई है, थोड़ी बहुत कांग्रेस को भी समझा देनी चाहिए कि ये नीति पर कहीं आपको एकीकृत होना चाहिए। देखिए, दो इशू हैं। कांग्रेस की राजनीति शुरुआत से विरोध की राजनीति रही है। उनकी अपनी दाल रोटी का सवाल है, दुकान बंद हो जाएगी अगर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो माननीय विजय जी के पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, अन्यथा ना लें। नहीं, मणिशंकर, अभी पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक नीति है वो ठीक है, कई मामलों में कहा। और अभी कल परसों ही जस्टिन ट्रूडो को कहा है एस जयशंकर ने, जो वहाँ पर इंदिरा गांधी की जो प्रदर्शनी लगाई, तो उन्होंने कहा भारत के लिए ठीक, भारत ने कहा कनाडा के लिए ठीक नहीं होगा। तो निश्चित रूप से कई मुद्दों पर होता है ऐसा कि जहाँ राजनीति गौण हो जाती है, जहाँ देश व्यापक हो जाता है। पुराने समय से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत हर तरह से रिसोर्स में संपन्न है, मैन पावर में संपन्न है, नेचुरल संपन्न है, ज्ञान में संपन्न है। वो भारत नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज सोसाइटी कही जाती है। और अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और एडिशन में करना चाहूंगा, भारत वो हीरा है जिसको अपनी कद्र मालूम है। जनरली एक कहावत कही जाती है कि ये भारत वो हीरा था जो धूल में पड़ा था, जो ठीकरे के बराबर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने 9 साल में जो तरक्की की है, चहुमुखी तरक्की की है, पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमाया है, उसकी मैं थोड़ी सी बानगी देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा था कि भाई हमें आपकी मदद चाहिए, हम तो आपके फैन हैं, यू आर द बॉस। उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, वो बोल रहा है मुझे आपकी पॉपुलैरिटी से, मुझे आपके काम करने के अंदाज से रश्क हो रहा है, मुझे जलन हो रही है, आई वांट योर ऑटोग्राफ। रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब के साथ भारत की दोस्ती जग जाहिर है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत के प्रधानमंत्री जाके बीच पे दो मतलब बचपन के यार दोस्त की तरह खेलते हैं। तो आप देखिए कि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं उनके साथ आपका जेस्चर कैसा है। जहां पहले जो हमारे एक अनुभवी और नॉलेजेबल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो जब विदेश में जाते थे और लौट कर आते थे तो पत्रकार उनसे पूछते थे कि अमेरिका ट्विस्टेड योर आर्म्स ऑन सेवरल इश्यूज। अब यहाँ क्या हो रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई प्रेजेंट यू हाउडी मोदी। तो आप देखिए कि भारत का जो दुनिया में एक डिस्पोजिशन है कैसे बदला है। कोरोना मामले में 150 से ज्यादा देशों को दवाई दी है। राफेल की अभी 6 घंटे की उन्होंने प्रशांत महासागर में एक्सरसाइज की है। और राफेल जैसा विमान जो 2000 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ता है, वो 6 घंटे अगर राफेल वहां उड़ता है और वहां 4 बार रिफ्यूलिंग करती है तो चाइना और पाकिस्तान के होश फाकता है। तो भारत, मेरा कहने का मतलब है डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है। तो भारत ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, विदेश नीति में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। पूरी दुनिया मोदी जी की मुरीद है और अब नंबर पड़ोसियों पर है। तो सबसे पहले जो खतरनाक पड़ोसी था या जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस करता था भारत में, नकली नोट भेजकर, आतंकवाद भेजकर, ड्रग्स भेजकर, यहाँ के लोगों को गुमराह करके, पाकिस्तान के बारे मतलब क्या कहना चाहिए कि बर्तन बिक गए हैं एक तरह से। अब पाकिस्तान भारत से दुश्मनी के क्षेत्र सोच ही नहीं सकता। अब चाइना को लगातार तरीके से भारत एड्रेस करता आ रहा है, हर क्षेत्र में काउंटर किया है चाइना। अब आप देखिए कि दुनिया के देशों की निगाह में एक अवांछित पार्टनर बन गया है। वहां से प्रोडक्शन फैसिलिटी दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज है वो शिफ्ट करने की सोच रही हैं। अमेरिका से विदेश व्यापार उसका कम होता जा रहा है, यूरोप में उसका साख गिरती जा रही है और वो जो शिफ्ट हो रहा है वो भारत में आ रहा है। तो जिसका आप इतना बड़ा नुकसान करेंगे वो आपको छोड़ेगा तो नहीं, है तो तय है। और ऐसे में उसको 2-3 जो भारत के पड़ोसी देश थे जो सीधा सीधा जिनके साथ सीमाएं मिली हुई थी और नुकसान पहुंचा सकते थे, वो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भूटान भी। लेकिन भारत का और चीन का व्यापार तो बढ़ा है, 1.25 लाख अरब डॉलर से ज्यादा व्यापार है इस समय। देखिए ये जो है ये आंकड़े हैं। अब मैं दूसरे इसको बताना चाहता हूँ, भारत का चीन से व्यापार सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में चल रहा है जहां तक हम मोदी जी की, मैं आ रहा हूं विजय डोगरा जी आपकी जहां मजबूरी है, जो चीजें हम भारत में बना सकते हैं वो भारत ने खुद में बनानी शुरू कर दी हैं। और चूंकि भारत का विकास हो रहा है तो आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। तो और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी देश के साथ आपकी $2 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन आपकी
की इकोनॉमी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, तो ओवरनाइट आप उसको बंद कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। भारत में भूकंप मरने की नौबत आ जाएगी बहुत सारे लोगों की। तो सिस्टमेटिक तरीके से फेजेज में ये हो रहा है। और अब जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, जो विदेश मंत्री हैं, बहुत सक्षम इंसान हैं, आपने उनको देखा भी है, कई मोर्चों पे उन्होंने चुटकियों में गंभीर समस्याएं हल की हैं। ये समस्या भी हल हो जाएगी। बस मेरा ये मानना है कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और बीएसपी हैं, आप पार्टियां, जो दुनिया भर की पार्टियां हैं, कम से कम विदेश नीति के मामले में एक राय रखें और समर्थन दें। आपके अंदरूनी विरोध हो सकते हैं, वो हमारा घर का मामला है, लेकिन जब हम बाहर से डील करते हैं तो हम दुनिया को एक दिखाई दें। जी ठीक है, विजय डोगरा जी। जी, एक कैप्टन साहब अभी जो चर्चा कर रहे थे और एसके शर्मा जी ने भी इस बात की जो अभी एक बात रखी है कि हम लोग पक्ष विपक्ष के बीच नोक झोंक संसद के अंदर हो सकती है बाहर, लेकिन जो राजनयिक मसले हैं, जो विदेशी मसले हैं, उन मसलों पे हम लोगों को एकजुट होकर चलना पड़ेगा। और जो सरकार सत्ता में होती है उसका काम होता है कि अगर विपक्ष अगर कोई बात भी कह रहा है, उस बात को सुनने का मादा भी होना चाहिए। और कैप्टन साहब ये कह रहे थे कि हमारी जो हाईकमान है, अब इसमें सवाल, क्योंकि ये जो विषय है, विषय बड़ा गंभीर है, और इस गंभीर विषय को लेके हम लोग अब पार्टी राजनीतिक चर्चा अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस विषय के साथ कोई हम लोग उसको हम वो नहीं कर, जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे एक बात ये कहनी है कि जब संसद के अंदर राहुल जी बोलने की समय मांगते हैं या कोई बात करते हैं, तो ये केंद्र सरकार को भी चाहिए था कि वो उनको सुनने का मौका। और बार बार, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति के परिवार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की प्रधानमंत्री, और उस समय के हालात और अब के हालात, अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज, उसमें हम लोगों को अब बड़ा सटीक फैसले लेने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि विदेश नीति में बहुत बड़े कदम आप लोगों ने उठाए हैं। उसके लिए कांग्रेस ने कभी कोई आक्षेप नहीं किया, और अगर वो कदम उठाए हैं, और बार बार कांग्रेस ये कहती है कि कहीं भी कोई ऐसी बात है, वहां हम लोग विपक्ष के रूप में हम लोग पक्ष के साथ खड़े हैं जब देश हित की बात आती है। और उन देश हित के मसलों पर अगर हम इन मुद्दों पे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मसले पे अंतर्राष्ट्रीय नहीं, देखिए सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा सवाल सुनिए विजय डोगरा जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है और इंद्रजीत जी से भी है और एसके शर्मा जी से भी है। क्या अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए अकेली बीजेपी काफी है? 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति आवश्यक नहीं है, एक एक दल, एक एक व्यक्ति आवश्यक नहीं है। ये बड़ा जायज सवाल है। मैं विजय डोगरा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, इंद्रजीत जी फिर आप जवाब दीजिएगा, एसके शर्मा जी फिर आप जी। मैं बिल्कुल, चंद्रशेखर जी, ये जो अखंड भारत की जो कल्पना है और जिस तरह से, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का, उनकी भावना, उनका साथ होना और सबको साथ लेके चलना, ये बहुत जरूरी है और हम तभी इसको पार पाते। लेकिन बार बार हम लोग अगर आक्षेप की राजनीति करेंगे, हम लोग द्वेष की राजनीति करेंगे, तो मेरे ख्याल ये संभव नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को इन मुद्दों पे हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक शब्द चुन चुन के हम लोगों को बात करनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा शब्द जिसका दोहरा मापदंड लेके कोई उसके ऊपर अगर आघात करे, वैसी राजनीति हमें नहीं करनी। बहुत अच्छी बात है। इंद्रजीत जी, मेरे पास नमक नहीं है, शक्कर है, और आपको स्वीकार करनी चाहिए जी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देश के मुद्दों पे अगर कांग्रेस साथ में खड़ी रहे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। मगर समस्या तो यही है, विजय जी कह रहे हैं, विजय जी के साथ मैं बिल्कुल की बातों से ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई विरोधाभास है। विजय जी जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, मगर समस्या ये है कि विजय जी की बात सुनेगा कौन? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब। अखंड भारत की जो सपना साकार करने के लिए क्या एक पार्टी जरूरी, एक पार्टी ही बहुत है? क्या 140 करोड़ लोगों में एक एक व्यक्ति जरूरी नहीं है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। बिल्कुल
देश की जहाँ बात आ जाती है वहाँ पूरा देश एक साथ खड़ा होगा तो हमारी बहुत बड़ी ताकत होगी और हर किसी के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाएंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में नेता गलत नहीं है, जैसे विजय जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ नेता बहुत अच्छी राय देते हैं, मगर समस्या वहाँ आ जाती है कि हाईकमान उसको कितना मानता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं। जब सर्जिकल स्ट्राइक कही थी उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो ने और फिर उनके बाद पूरे नेताओं ने उस पर हमारी सेना से जो है ना सबूत मांगे थे। जब हमने एयर स्ट्राइक की उस टाइम भी सबूत मांगे। तो ये भी तो विदेशी ही मुद्दा था, उस पर एकजुट होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे एयरफोर्स के जवान गए कहाँ बमबारी करी है, कहाँ डाल के आए, तो इस तरह की बातें करना बचकानी बात हो जाती है। ये देश का मुद्दा था, यहाँ पर इनको साथ खड़े होना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारे जवानों ने भी किया है जो अच्छा किया है, मगर वहाँ अच्छा न करके पाकिस्तान के पक्ष में ये बोल रहे थे। जब ये बोल रहे तो इनके सहयोगी दल भी बोलने लगे। तो आप सोचिए कि ये समर्थन कहाँ कर रहे हैं। अगर ये समर्थन करें तो कोई बात ही नहीं है। और हम तो शुरू से ही कहते हैं कि हम देश में लड़ेंगे, राजनीतिक बातों पे हम राजनीति खूब करेंगे, मगर जहां देश विदेशी मुद्दा, देश का मुद्दा हित आ जाए वहाँ एकजुट खड़े होना चाहिए। वहाँ राजनीति मत करिए, राजनीति करने के लिए बहुत जगह पड़ी है। मैं आ रहा हूँ विजय डोगरा जी, एक बार क्रम पूरा होने दीजिए। मैं कांग्रेस के सुप्रीमो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं शुरू से। उन्हें बस ये लग रहा है कि सत्ता हमारे हाथ से कैसे चली गई और दोबारा हमें कैसे मिलेगी। इससे हम मोदी जी तो सत्ता के बारे में देखिए, सत्ता के बारे में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है क्योंकि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सुख है सत्ता, और जो भी इससे छूट जाता है उसको लगता है कि ये क्या हो गया है मेरे संग। तो ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है। चंद्रशेखर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, आप देश में करिए, मगर जहाँ देश हित की बात आ जाती है वहाँ आप साथ में। ठीक है, ठीक है, ये तो देश हित में भी गलत मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ विजय डोगरा जी, आपके पास भी आऊंगा। एसके शर्मा जी, क्या अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति आवश्यक नहीं है? जी, आदर्शवादी तरीके से अगर हम देखें तो अगर 140 करोड़ लोग सब साथ हों तो अखंड भारत का सपना बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। अब हम व्यवहारवादी नजरिए से देखें तो विपक्ष तो पूरे जोर से भारत को तरक्की होने से रोकने में लगा हुआ है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सक्षम है अखंड भारत बनाने में अकेले अपने दम पर। ऑफ कोर्स के हर एक भारतीय का इसमें सहयोग जरूरी है। मैं आपको 9 साल पीछे लेकर जाता हूं। जिस दिन भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ली थी, उस दिन अमेरिका के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने आर्टिकल छापा था कि भारत में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय राजा ने शपथ ली है, पहली बार कोई भारतीय राजा सत्ता में आया है। अब आप देखिए, विदेशी मीडिया हाउसेज ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पहला भारतीय राजा है, क्योंकि वो सोच से, मन वचन कर्म से भारतीय है, सनातनी है, वो राष्ट्र उनके लिए प्रथम है। उसके बाद कुछ मीडिया हाउसेज ने और मोदी जी की तारीफ करते हुए छिपे हुए शब्दों में कहा था, मोदी जी एक ऐसे चतुर इंसान हैं जो कि पूरी दुनिया में भारत को सबसे आगे रखते हैं, भारत का हित सबसे आगे है। देखिए एसके शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ विजय डोगरा जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए अभी बालासोर में जो हादसा हुआ है, अब उसमें जो मृतकों का आंकड़ा है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब उसमें ये पूछने लगेंगे कोई लोग, जो भी पूछेंगे कि मौत ज़्यादा हुई है, कम क्यों बताई जा रही है, फिर ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड है, ये चीन ऑर्गेनाइज्ड है। ये गलत बात है। देश के मुद्दों पर राय देश जैसी होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं चंद्रशेखर जी, आज का जमाना तकनीक का जमाना है और डेटा अवेलेबल है। आपको मुझे भले ना पता हो, लेकिन कोई अगर थोड़ा सा भी इंटरनेट सेवी है वो आपको एग्जैक्ट चीज बता देगा। वो पुराना जमाना नहीं है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भाई साहब 3 महीने पुराना लेटर 9 फरवरी 23 को एक लेटर लिखा हरिशंकर वर्मा ने, जो चीफ सेफ्टी ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे थे। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे का वो लेटर मिल गया है इंटरनेट पर भी, और उसमें लिखा था कि ये संपर्क क्रांति लूप लाइन पर चली गई थी, लेकिन ड्राइवर की सजगता से रोक ली गई। आने वाले समय में ऐसा हादसा हो सकता है, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया गया। क्या FIR हो गई है GM के खिलाफ?
समझिए आप, कोई देखिए, यहाँ पर- देखिए, तकनीकी यहाँ पर युग नहीं है, मीडिया का रोल बहुत तकनीकी बड़ा युग नहीं है। यहाँ हर पर- युग में सुनिए, इतिहास चंद्रशेखर जीत जी, के पक्ष में लिखा जाता है। चंद्रशेखर जी, हर देखिए, युग में इतिहास जीत के चंद्रशेखर पक्ष में जी, लिखा जाता हाँ। है, और ये सबसे बड़ी बिल्कुल कमजोरी है। बाद में तथ्य ढूंढ के लाते हैं। यहाँ जी मैं विजय आपको डोगरा सजेस्ट जी। करना चाहता हूँ, यहाँ भारत विजय, का नागरिक मैं होने के आऊंगा आपके पास, नाते, विजय डोगरा जिम्मेदार जी। मीडिया हाउस होने के नाते आपकी जी, जिम्मेदारी है कि जी, अगर सरकार कुछ जी, काम नहीं कर रही है, तथ्यों को छुपा रही, तो आप सामने लाइए। आप जो अगर- लाइए, आप नहीं, हम सरकार लाए को हैं बराबर। लाइए। हमें एक एक चिट्ठी दिखाई है। जब इस तरह हमने से- एक एक चिट्ठी दिखाई जब है। वक्त हमने रेल मंत्री के है- बयान को झूठा बताया उस समय, डोगरा जी, एक पहले मिनट। दिन से बताते रहे। ठीक है, बताइए। देखिए, जब मुझे- विपक्ष सवाल एस के पूछता शर्मा है, जी, आ रहा हूँ मैं आप पास, आ रहा हूँ आप पास, आ अक्सर रहा हूँ उसमें एस के से शर्मा जी, आ रहा हूँ। राजनीतिक- जी, हाँ, ठीक है। एस के शर्मा जी, जी। जी जी त्रिशूल जी, मुझे एक बात ये करनी है कि कैप्टन साहब तो क्योंकि बड़े जिम्मेदार व्यक्तित्व रहे हैं सरहदों की रक्षा की, और उसके साथ साथ अब राजनीतिक मंच पे भी खेल। बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का इन्होंने जिक्र किया, क्या उससे पहले कभी हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की पाकिस्तान के ऊपर? क्या हम लोगों ने अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या आज ये जो एस के शर्मा जी बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है कि प्रथम विदेशी राजा, तो क्या हिंदुस्तान के ये जो जितने प्रधानमंत्री हुए हैं ये हिंदुस्तान के नहीं? मुझे एस के शर्मा जी जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, आपको जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन मुद्दा क्योंकि गंभीर था, ये अंतर्राष्ट्रीय मसलों से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दे को लेके आपने एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया। क्या 140 करोड़ देश के लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारा अखंड भारत रहे? सोने की चिड़िया जो देश है वो सोने की चिड़िया कहलाए। लेकिन अगर प्रथम राजा 2014 में आए तो मुझे लगता है कि इससे पहले तो विदेशी प्रधानमंत्री थे। मुझे इस बात पे रिजर्वेशन अपनी ये है, मुझे बात ये कहनी है कि क्या पंडित लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे गरीब परिवार का व्यक्तित्व अगर देश का प्रतिनिधित्व तो कर सकता है और ये कह सकता है जय जवान जय किसान का नारा दे सकता है, तो क्या वो देश का प्रथम राजा नहीं था? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा कहीं और हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो आजादी के इस आंदोलन में कूदता रहा, क्या वो हिंदुस्तान का पुत्र नहीं था? मुझे ये बातें, क्योंकि आज के इस डिबेट में ऐसी बातें शर्मा जी नहीं होनी चाहिए। हम लोग हमें आप नेपाल को घेरना है। नेपाल की कैसी हिमाकत है कि वो हमारे नक्शे को चैलेंज कर सकता है? इसके लिए कैप्टन साहब भी हमारे साथ शायद सहमत होंगे। हमें अब राजनीतिक द्वेष की राजनीति छोड़ के हम लोगों को देश हित में सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे लाके विदेशी धरती के जो लोग हमारी तरफ देखते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये पहल केंद्र की सरकार कर सकती है। विजय डोगरा जी, देखिए, दोष किसी का नहीं है। बहुत सारी जगह लड़ के आते हैं ना, यहाँ लड़ने का कोई मौका मिलता नहीं है। यहाँ एकीकृत होने का मौका है, इसलिए शायद वो दौर भी आएगा जब शेखर जी, इसके लिए साधुवाद आपको, क्योंकि आप बहुत सलीके से आप प्रश्न पूछते हैं और हम उनका जवाब देने के लिए बैठे। वो दौर भी आएगा जब कांग्रेस बीजेपी के लोग एक दूसरे की बात समझा करेंगे और बातें राजनीतिक विश्लेषक भी समझेंगे कि सबका इकट्ठा होना जरूरी है, लड़ना जरूरी नहीं है। इंद्रजीत जी, मैं सुन लेता हूं एक बार एस के शर्मा जी को, फिर आपके पास आऊंगा। जी एस के शर्मा जी। हाँ, बड़े पूरे सम्मान के साथ मैं विजय जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उसमें विदेशी मीडिया ने छापा था कि पहला देशी राजा आया है। इसका मतलब जो देश के बारे में सोचता है, जो भारत के नागरिकों का हित सबसे ऊपर रखता है। आपने विदेशी राजा शब्द का इस्तेमाल किया, पहली बात तो। दूसरी बात, मैंने नहीं किया। हाँ नहीं, मैं वही करेक्ट कर रहा था बीच बीच में आपको। दूसरी बात, कई मीडिया हाउसेज ने ये बात मोदी जी की तारीफ की है छिपे हुए शब्दों में, कि वो एक ऐसा इंसान है जो हर जगह ही इज टफ नेगोशिएटर, हर जगह वो भारत का हित पहले रखता है, भारत के नागरिकों का हित पहले रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के अगर कैप्टन साहब कहेंगे तो आपको लगेगा चाटुकारिता। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट, ये पब्लिश्ड है और कई बड़े जर्नलिस्ट ने लिखा है। तो सिर्फ मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, तो ठीक है, कहने का वक्त आ गया है भारत का। अगर कहा जा रहा है तो सुना जाना चाहिए, पूरे दुनिया को सुनना चाहिए। अगर ये कहने का वक्त आ गया है तो सुनना चाहिए दुनिया को। इंद्रजीत जी। चंद्रशेखर जी, जब देश हमारा आजाद हुआ
तो नेहरू जी ने शपथ ली थी, कौन से झंडे के नीचे ली थी, किस झंडे के लिए थी? वो शपथ दिलाने वाला कौन था? एक अंग्रेज था जिसने शपथ दिलाई थी। और नेहरू जी ने निष्ठा किसके प्रति जाहिर की थी? ब्रिटिश क्वीन के खिलाफ, उनके सम्मान में। तो ये इनकी नीति तो वहीं से शुरू हो गई थी। आपने शपथ ली विदेशी झंडे के नीचे, आपको शपथ दिलाई एक अंग्रेज ने, और आपने निष्ठा जताई विदेशी क्वीन के हित में। तो चलिए एक दिन शांति का दरिया बहेगा, शांति का दरिया इतने उफान पे होगा कि नमक की सारी बोरियां बह जाएंगी, ये मेरा भी दावा है। समय समाप्त हो रहा है। इंद्रजीत जी, विजय डोगरा जी, SK शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए समग्र भारत की निष्ठा आवश्यक है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये कितनी जल्दी एकजुट होती है और अखंड भारत का सपना कब पूरा होता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN वीडियो।